सो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर्स में क्रेब्स साइकिल तक काफ़ी अच्छे से समझाया था। फिर हमने आपको एटीएस और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी क्या होता है काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाकर के आप वो लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट आपको, जहाँ पे सारा चैप्टर्स आपको माइंड मैप की तरह और कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपको समझा दिया गया है, ठीक है, बिना कोई कॉन्सेप्ट को मिस किए हुए। तो आज हम लोग इसी लेक्चर्स में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी लेक्चर्स में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखो, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे कि आपको बताया गया है कि अपना कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्रीफर्ड सब्सटेंस, इसलिए क्योंकि ये प्योर फॉर्म में इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट देखो, ये सिंपल शुगर में आपको यहाँ पे ग्लूकोज में आपको यहाँ पे आ रहा है, ग्लूकोज आपको 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, फिर ये 1 6 फॉस्फेट में, फिर ये PGL DHAP इस सब में प्रोसेस में आता है, फिर जाकर के ये अपना ये फाइनली अपना क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट हम लोग मोस्ट प्रीफर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में अपना साइकिल में रन करने लगता है, ठीक है। लेकिन जबकि फैट को पहले फैटी एसिड में टूटना पड़ता है और पहले ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्प्लिट होता है, फिर जाकर के आपको फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होना होता है, तब जाकर के ये क्रेब्स साइकिल में आता है। इसी तरह से सेम आपको ग्लिसरॉल देख लो, ग्लिसरॉल DHAP में चेंज होता है, फिर जाकर के ये आपको PGL में, यहाँ BPGL में आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर ये साइकिल में आएगा। इसी तरह से प्रोटीन पे ये प्रोटीएजेस एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है जो इसको डिग्रेड करता है, और इसका जो बेसिक यूनिट है एमिनो एसिड, इसमें आपको इसका फिर इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डीअमीनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक अमाइन ग्रुप को इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, अमीनो एसिड में से। फिर जा कर के ये अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये आपको पैरुविक एसिड में भी एंटर कर सकता है इस साइकिल में, और एसिटाइल कोएंजाइम के लेवल पर भी एंटर कर सकता है, और डायरेक्ट आपको ये क्रेब्स साइकिल में भी एंटर कर सकता है। ये एनसीईआरटी का क्लियर कट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक चीज़ तो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन क्या कैटाबॉलिक कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनाबॉलिज्म हो रहा है। किस तरह से, जैसे देखो फैटी एसिड क्या हो रहा है, फैट जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म का काम हो रहा है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म का काम हो रहा है। सपोज करो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में उसको आना पड़ेगा, फिर जाकर के वो साइकिल में एंट्री करेगा। लेकिन अगर सपोज करो किसी एंजाइम को फैटी एसिड ही बनाना है, तो उस एंजाइम के लिए इस फैट से फैटी एसिड को क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ इसका मतलब सिंथेसिस करने का मतलब क्या हो गया कि एनाबॉलिज्म हो रहा है। सेम इसी तरह से आप एमिनो एसिड के कॉन्सेप्ट में देख लो, किसी को प्रोटीन से एमिनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी एमिनो एसिड से फिर जाकर के ये सब चीज़ में पैरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल में यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे आपको ये फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये साइकिल में एंट्री करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सपोज करो किसी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को क्या है, एमिनो एसिड का ही जरूरी है, उसको एमिनो एसिड ही सिंथेसिस करना है, तो प्रोटीन से डायरेक्ट एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, सिंथेसिस होने के कारण यहाँ पे एनसीईआरटी इसे एनाबॉलिज्म भी कहती है। तो इसलिए हम लोग को कहते हैं कि सिर्फ कैटाबॉलिज्म मानने से अच्छा है कि बेटर है कि आप लोग, हम लोग इसको एम्फीबॉलिक मानेंगे। एम्फी वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ, एम्फी मतलब बोथ, ये कैसा प्रोसेस है, बोथ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एटीएस में हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स 1 के पास अपना NADH अपना 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास दे रहा है, और एक पेयर के लिए कॉम्प्लेक्स 1 जो है कितना इंटरमेम्ब्रेन की तरफ कितना प्रोटॉन पंप कर रहा है, 4 प्रोटॉन पंप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 1 फिर अपना इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, यूबीक्विनोन को, यूबीक्विनोन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को, और कॉम्प्लेक्स 3 एक पेयर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते ही ये 4 यानी कि प्रोटॉन को फिर से किस में डाल देगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल देगा, ठीक है, जिसके कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, फिर यही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन लेते ही यहाँ पे कितना पंप करेगा, 2 प्रोटॉन पंप करेगा इधर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरफ कंसंट्रेशन प्रोटॉन का कम होते जा रहा है, ठीक है, और एक तरफ कंसंट्रेशन प्रोटॉन का बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट काउज यहाँ पे होते जा रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपको फाइनली जो टर्मिनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो है ऑक्सीजन, इस इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करके, और जो प्रोटॉन का फिर हमारा एक प्रोसेस वहाँ चल रहा है ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स वाला, जहाँ ATP के F0 F1 का हम लोग केस देखे थे, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये फाइनली ऑक्सीजन क्या करेगा, किस में ब्रेक कर चेंज कर देगा इसको, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टोटल कितना प्रोटॉन इधर पंप हुआ है, 4 + 4 + 2, यानी कि टोटल 10 प्रोटॉन अपना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ आया हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल के थ्रू F0 F1 चैनल के थ्रू जो F1 F0 चैनल फॉर्म करता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की तरफ पुशअप करेंगे, जिसके
जिसके कारण से F1 में रोटेशन आएगा और ये ATP का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग को पहले से पता है, हम लोग लिख चुके हैं कि 4 प्रोटॉन पंप होता है तो कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, 1 ATP का फॉर्मेशन होगा अगर 4 प्रोटॉन इधर पंप होता है। ठीक है, इस हिसाब से 10 प्रोटॉन पंप होगा तो ये लगभग 2.5 डाटा अगर देखोगे तो आप एग्जैक्ट तो ये 2.5 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग सिमिलरली 3 हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जब हायर क्लास में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 2.5 को 2.5 ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम हम लोग देखते हैं जिस तरह से NADH2 जो अपना कॉम्प्लेक्स 1 के पास डिहाइड्रोजनेज हो रहा था, सेम इसी तरह से FADH2 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स 2 के पास अपना डिहाइड्रोजनेज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइकिल में एंटर करवाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 कोई प्रोटॉन पंप नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखना है, जबकि कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 अपना काम करता रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास आया ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूवी क्विनोन को, यूवी क्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 के पास और साइटोक्रोम C, फिर फाइनली वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 अपना 2 प्रोटॉन पंप करने वाला काम करता रहेगा। वही इलेक्ट्रॉन फिर सेम प्रोसेस किसको दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। ऑक्सीजन प्रोटॉन लेकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली अपना प्रोडक्ट यहाँ भी वाटर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ अगर काउंट करेंगे तो वहाँ के हिसाब से अपना जो कॉम्प्लेक्स 1 था वो 4 प्रोटॉन पंप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 के पास ऐसा कोई केस नहीं है, तो हम लोग काउंट करेंगे तो 4 + 2 टोटल 6 प्रोटॉन हो गया अपना किधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तरफ। तो देखो इधर अपना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 6 प्रोटॉन हो गया। हम लोग को पता है कि 4 प्रोटॉन पंप होता है तो 1 ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ 6 प्रोटॉन हो गया है तो यहाँ पर कितना लगभग 1.5 ATP का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग सिमिलर टू 2 ATP हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे जो NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको 2 ATP कंटिन्यू काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना जो FADH NADH2 का डिहाइड्रोजनेज था। तो इसको आप इस डायग्राम के थ्रू देख लो जो आपके डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। इसको कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं, जहाँ की सक्सिनेट किस में चेंज होता है, फ्यूमरेट में। यहीं पर आपका होता है किसका, FADH का सिंथेसिस, FADH2 का सिंथेसिस, जो कि आपको फर्दर इस साइकिल में अपना इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे NADH है। ठीक है, जो NADH अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करवाएगा। फिर फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जहाँ की इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वो ऑक्सीजन क्या कर लेगा। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे वर्क है ये यहाँ पे लिमिटेड है। NCERT का आप जब रीडिंग आउट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इसका वर्क यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे अपना हम लोग को ज़रूरी पड़ता है ऑक्सीजन का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे है। और देख लो आप लोग यहाँ पे हर जगह कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 के पास अपना इधर कंसंट्रेशन प्रोटॉन का बढ़ता हुआ आपको दिखाया गया है, जिसके कारण से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट काउज होगा और ये चैनल वर्क करेगा। ठीक है, ATP का सिंथेसिस करेगा। अब आप देखो NCERT में आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया होगा, ये वाला। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे 2H+ दिखाया गया है इस चैनल के थ्रू पास करते हुए 1 ATP सिंथेसिस करने के लिए। जबकि आपको अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे अगर स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करें तो आपको यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट करना है। जबकि अगर आपको वर्ड में क्वेश्चन आएगा कि 1 ATP फॉर्मेशन करने के लिए कितना प्रोटॉन पंप होना आवश्यक है, तो आपको यहाँ पे 4 प्रोटॉन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी कोशिएंट। रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या है, दरअसल एक रेस्पिरेटरी रेशियो है, जहाँ की हम लोग रेस्पिरेटरी रेशियो को काउंट करते हैं कि जहाँ हम लोग देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुआ। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट का बात कर लो, यहाँ पे ग्लूकोज का बात कर लो, तो यहाँ पे हमारा ये ग्लूकोज वाला अपना रिएक्शन है, जहाँ की आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कितना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, प्रोसेस में, और 6 यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, तो 6/6 आ गया अपना 1। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का NCERT में भी जो डाटा दिया हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो आपको कार्बोहाइड्रेट का डाटा 1 दिया हुआ है रेस्पिरेटरी कोशिएंट का, जबकि फैट का 0.7 दिया हुआ है, प्रोटीन का 0.9 दिया हुआ है, और कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होता है तो उसका 1 से कम होता है। ये एडिशनल आप याद रख सकते हो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए यही वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंज्यूम नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है तो किसी भी चीज़ में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट आएगा ही आएगा। ये चीज़ हम लोग का सिंपल मैथ है, बेसिक मैथ है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी कोशिएंट का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो अब चलो एक और रिएक्शन आपको यहाँ पे NCERT में ही दिया हुआ है। जब आप NCERT बुक रीड आउट करोगे तो यहाँ पे ट्रिपल मीथिन का आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का आपको इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, जहाँ की ये 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 102/145
0.7 के आसपास आता है ये वैल्यू, तो इसके कारण से इसका वैल्यू कितना आ गया रेस्पिरेटरी कोशिएंट का 0.7 आ गया। तो ये रहा अपना कंप्लीट लेक्चर्स, इसी के साथ अपना ये टॉपिक्स होता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो अपना डाउट को मेंशन करना है कि ये मेरा डाउट है, पर्सनली उस टॉपिक पे आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग तैयारी करते रहिए। लिंक में आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके लिए, स्टडी मटेरियल जो भी फ्री है सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।